नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जॉन लॉक। जॉन लॉक के बारे में अगर अपन अध्ययन करें और चिंतन करें तो जॉन लॉक की जो विचारधारा है, जॉन लॉक का जो दर्शन है, जॉन लॉक मूल रूप से इंग्लैंड का रहने वाला था और जॉन लॉक की जो स्थिति थी और जो परिस्थितियां थी और जो प्राकृतिक अवस्था थी, तो उसने जॉन लॉक मूल रूप से एक वकील परिवार का था और 1642 में संसद की सेना में भर्ती हुआ था और उसके पश्चात हम लोग अगर जॉन लॉक का स्थिति का अध्ययन करें तो जॉन लॉक एक दार्शनिक व्यक्ति बन गया था और उसके चित्रण से ऐसा लगता है कि मानव स्वभाव के अंतर्गत 3 प्रकार की जो बातें आती है, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो जॉन लॉक मूल रूप से सीमित सरकार यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का समर्थक था। वो देखिए, हॉब्स कहता है निरंकुश राजतंत्र और ये कहता है पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय संप्रभुता की बात करता है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जॉन लॉक ने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को पृथक पृथक करते हुए उसने जो है शक्ति संतुलन के सिद्धांत के ऊपर बल दिया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखें जॉन लॉक के जो मानव स्वभाव की अगर अपन बात करें तो जॉन लॉक मूल रूप से मनुष्य में जो जॉन लॉक का कहना था कि 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जो काम्टे ने जो बात कही थी, उस तरह से हम लोग जॉन लॉक को बात करें तो मानव स्वभाव के बारे में जॉन लॉक कहता है कि मनुष्य में सामाजिकता और सहयोग तत्व पाए जाते हैं। यानी कि मनुष्य का जो जीवन है उसमें सदैव ही जो है आपके हॉप से विपरीत उसने बात कही है और वो ये कही है कि मनुष्य के अंतर्गत सदैव सामाजिक एकता के सिद्धांत विद्यमान होते हैं। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत देखते हैं कि जॉन लॉक मानव स्वभाव की स्थिति पर बल देता है और लॉक ने मानव को सहयोग, सामाजिक एकता, प्रेम, दया, करुणा आदि सभी गुण विद्यमान है। यानी कि उसने कहा मानव स्वभाव झगड़ालू और बर्बर नहीं होता है। नंबर 2 ये बात उसने कही है कि मानव सदैव क्या करता है, सुख की कामना करता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है जर्मनी बेंथम की तरह और दुखों से दूर रहना चाहता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत लॉक ने सुख की बात कही। नंबर 3 उसने बात कही है मनुष्य क्या है, एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य के जो मस्तिष्क है वो क्या है, विवेकशील प्राणी है, वो चिंतन करता है, सोचता है, समझता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जॉन लॉक की जो विचारधारा थी वो मानव के अंतर्गत विवेक को महत्व देने वाली थी। लेकिन ये तो हुआ उसका मानव स्वभाव। जॉन लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था क्या थी जॉन लॉक की, और वो प्राकृतिक अवस्था में इस बात पर बल देता है कि प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की स्थिति थी। व्यक्ति पशु पक्षियों की तरह स्वतंत्र घूमता था, चींची चोंचों की आवाज करता था, पशु पक्षियों की तरह उड़ान भरता था। यानी कि उसके अंतर्गत कोई तेरे मेरे की भावना नहीं थी, संपत्ति की भावना नहीं थी, अराजकता की स्थिति नहीं थी और कोई भी तरह का मतलब आपस के अंतर्गत जो है प्राकृतिक अवस्था में, तो प्राकृतिक अवस्था में कानून थे क्योंकि व्यक्ति विवेकशील प्राणी था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जॉन लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था बहुत ही अच्छी थी। यानी कि सब लोग क्या करते थे, स्वतंत्रता, संपत्ति का और जीवन जीने के अधिकार का प्रयोग करते थे। यानी कि सभी लोग सुखी थे। तो जब प्रश्न ये आता है, जब सुखी थे, संपन्न थे, तो ये बात क्यों आई समझौते की, समझौता क्यों करना पड़ा? देखिए, समझौते के पीछे कारण है। समझौता इसलिए करना पड़ा कि समझौते 2 स्तर पे किए हैं जॉन लॉक ने, और जॉन लॉक ने किए हैं, एक तो उन्होंने किया था प्रथम व्यक्ति व्यक्ति के बीच जिससे नागरिक समाज बना, दूसरा
शासक व्यक्ति के बीच जिससे राज्य बना। पहले तो क्या बना था, व्यक्ति व्यक्ति के बीच समझौता किया था, जिससे क्या बना था, एक समाज की स्थापना हुई। और जब समाज बन गया तो मूल रूप से उसने क्या किया, शासक को नियमित किया। तो जो पहला और दूसरा दो समझौते हुए हैं, जॉन लॉक का मानना है कि संप्रभुता की जो स्थिति है वो मर्यादित और क्या है, सीमित है। हालांकि जॉन लॉक ने राजतंत्र का समर्थन किया, लेकिन व्यक्ति राज्य के विरुद्ध क्रांति का अधिकार होगा, यानी कि व्यक्ति को क्रांति का अधिकार दिया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जॉन लॉक की जो विचारधारा और जो दर्शन है वो मूल रूप से यह है कि जॉन लॉक ने कहा कि सुख में जीवन व्यतीत करता है, व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, और ऐसी प्राकृतिक अवस्था को बनाए रखने के लिए व्यक्ति ने शांति की स्थापना बनाए रखने के लिए उसने सामाजिक और राजनीतिक दो समझौते किए। पहला समाज को बनाया व्यक्ति व्यक्ति मिलकर के, दूसरा राजनीतिक समझौता किया। तो ऐसी स्थिति में जॉन लॉक के जो समझौते की हमारे सामने मूल रूप से जो विशेषताएं उभर कर सामने आती है, उसमें हम लोग देखते हैं सामाजिक समझौता निरंकुश शक्ति के विरुद्ध स्वतंत्रता की घोषणा करता है। नंबर 1 क्या करता है, निरंकुश जो राज सत्ता थी उसको समाप्त करके स्वतंत्रता की घोषणा करता है, नंबर 1। नंबर 2, यह समझौता द्विपक्षीय है तथा शासक इस समझौते का अभिन्न अंग है। यानी कि जो समझौता है वो द्विपक्षीय है और शासक इसका जो है अभिन्न अंग बना हुआ है। नंबर 3 पर आता है, लोक के अंतर्गत जनता को क्रांति करने का अधिकार दिया गया था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यह समझौता सभी व्यक्तियों की सहमति पर था, यानी कि आपस में जो है कॉम्प्रोमाइज किया गया था। और ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि जो समझौते की स्थिति थी वो मूल रूप से प्राकृतिक अवस्था की स्थिति थी। शासक का कर्तव्य है नंबर 5 कि वे नियमों की व्याख्या करना और इन अधिकारों की रक्षा करना, और अंतिम सत्ता किसको देना, जनता के हाथ में देना। तो जॉन लॉक का जो समझौता है वो स्थायी है तथा इसे स्थगित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो समझौता किया गया था वो मूल रूप से शासक और जनता से पूछ करके किया गया था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जॉन लॉक ने जो अधिकार दिए थे मूल रूप से वो ये था प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। अब प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, ये देखो प्राकृतिक अधिकार। अब प्राकृतिक जीवन जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार। नंबर 2 पर आता स्वतंत्रता का अधिकार। और नंबर 3 पर आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये उसके प्राकृतिक अधिकार है, और ये मतलब जॉन लॉक कहता है कि ये उसके जो है अधिकार प्राकृतिक रूप से उनका प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जॉन लॉक सरकार पर जो विचार देता है वो यह है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर बल देता है। यानी कि जॉन लॉक की जो विचारधारा थी वो मूल रूप से आपके जीवन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के स्वतंत्र रूप से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर बल देता है। अब एक नया क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्या जॉन लॉक उदारवाद का प्रतिपादक था? क्या जॉन लॉक उदारवाद का प्रतिपादक था? देखिए, जॉन लॉक के बारे में अगर मैं आपको कहूं क्या जॉन लॉक व्यक्तिवादी था या उदारवादी था, लॉक उदारवाद को जानने से पूर्व हमें देखना पड़ेगा उदारवाद क्या है। उदारवाद क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को बराबर महत्व देती है, यानी कि जो व्यक्ति को भी महत्व देती है और राज्य को भी महत्व देती है।
तो जॉन लॉक की जो विचारधारा थी, व्यक्ति के अधिकारों को, स्वतंत्रता को, विवेक को, वो हमेशा सभी को सम्मान देता था। तो ऐसी स्थिति में जॉन लॉक जिन प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है वे उदारवाद की दिशा में अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और इसीलिए जॉन लॉक उदारवादी विचारक था, इसमें कोई संदेह नहीं। तो नंबर 1 उदारवाद के जो उदारवाद थे, उदारवाद नंबर 1 उदारवाद के जो चिन्ह आते ना, विवेक में आस्था, विवेक में आस्था नंबर 1। जॉन लॉक ने मनुष्य की बुद्धि पर महत्व दिया, विवेक पर महत्व दिया। तत्कालीन यूरोप में जो स्थिति बनी हुई थी, तो विवेक की कठिन बंधनों में जकड़ा हुआ था, और ऐसी स्थिति में जॉन लॉक ने उदारवादी विचारधारा के द्वारा मनुष्य के विवेक को प्रेरित किया, नंबर 1। नंबर 2 व्यक्ति साध्य राज्य साधन, व्यक्ति साध्य राज्य साधन। देखिए, जॉन लॉक उदारवाद का प्रमुख केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है, और लॉक ने व्यक्ति के हितों को उचित संरक्षण देकर के उसे साध्य माना, और लॉक ने कहा कि व्यक्ति के लिए राज्य नहीं बल्कि राज्य व्यक्ति के लिए बना है। तो ऐसी स्थिति में उसने जो है व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना। नंबर 3 राज्य मानव निर्मित संस्था, राज्य मानव निर्मित संस्था, राज्य मानव निर्मित संस्था। जॉन लॉक की जो विचारधारा थी उसका ये मानना था कि राज्य मानव निर्मित संस्था है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राज्य ने, क्योंकि पहले व्यक्ति के बीच में समाज बना और समाज से शासक बना, तो जो राज्य की उत्पत्ति हुई वो जॉन लॉक कहता है ये एक मानव निर्मित संस्था है। प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक कानून से यह तात्पर्य यह है कि जॉन लॉक ने मूल रूप से नैतिक नियमों के अंतर्गत रहते हुए उसने जीवन जीने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सारे अधिकार दिए। तो ऐसी स्थिति में जो जॉन लॉक मूल रूप से प्राकृतिक कानून पर बल देता है। नंबर 5 शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन। जॉन लॉक ने शक्ति विभाजन सिद्धांत पर बल दिया, अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को शक्तियों का पृथक्करण किया। नेक्स्ट आता है विद्रोह का अधिकार। जॉन लॉक ने विद्रोह का अधिकार दिया, यानी कि क्रांति का अधिकार दिया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जॉन लॉक मूल रूप से क्रांति के अधिकार देकर के जो कोई अगर कोई राजतंत्रात्मक शासन के अंतर्गत निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है तो जॉन लॉक उसे क्रांति करने का अधिकार भी देता है, क्रांति करने का अधिकार। नेक्स्ट आता है सीमित सरकार, सीमित सरकार। जॉन लॉक ने सीमित सरकार पर बल दिया, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग आपको बताएं कि वह निरंकुश राजतंत्र की बजाय सीमित सरकार यानी संसदीय संप्रभुता पर बल देता है। और लास्ट आता है प्रजातंत्र का समर्थन, यानी कि जॉन लॉक की जो स्थिति थी वो प्रजातंत्र को समर्थन करने की स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जॉन लॉक की जो विचारधारा थी वो डेमोक्रेसी को बल देती थी, और इसी कारण उसका आज भी वर्तमान में महत्व बना हुआ है। नेक्स्ट आता है रूसो, जीन जैक्स रूसो। देखिए, रूसो के बारे में अगर अपन अध्ययन करें और रूसो की विचारधारा का अगर अपन अध्ययन करें तो आप लोग देखते हो रूसो कौन था, उसकी विचारधारा क्या थी, उसका क्या महत्व है। रूसो सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत जो आता है, जीन जैक्स रूसो का नाम आता है। रूसो मूल रूप से जनेवा का रहने वाला था, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह अपने पिता, उसकी माँ,
बचपन में ही देहांत हो गया था। और रूसो जब जो है धीरे धीरे आपको मैं बताऊं कि धीरे धीरे चलने लगा, तो अपने पिता से दुखी होकर के 1749 में एक निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत भाग लेता है। और उस प्रतियोगिता के पश्चात में आपको बताऊं कि जो रूसो की विचारधारा थी उसमें एक विचारों का तूफान सा आ गया। तो रूसो का क्योंकि 1778 की जो फ्रांसीसी 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई और उसमें स्वतंत्रता बंधुत्व का नारा बुलंद हुआ था, तो रूसो मूल रूप से स्वतंत्र विचारों से बहुत अधिक प्रभावित था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत रूसो की जो विचारधारा थी वो लोकतंत्रीय विचारधारा थी। यानी कि हॉब्स कहता राजतंत्र, ये कहता है आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम को, सीमित शासन को, और रूसो कहता लोकतंत्र को। तो जो रूसो की विचारधारा है उसके अंतर्गत जब अपन पढ़ते हैं, रूसो की जो मूल रूप से संप्रभुता के बारे में विचार करते हैं, तो रूसो ने सर्वोच्च शक्ति को महत्व दिया। और सर्वोच्च शक्ति को महत्व देते हुए रूसो ने कहा कि संप्रभुता अदेय होती है, अविभाज्य होती है, अप्रतिनिधित्व है, असीमिता, कानून का स्रोत, एकता की पोषक। यानी कि रूसो ने अपनी सर्वोच्च शक्ति है वो संप्रभुता के अंतर्गत निहित की। तो ऐसी स्थिति में संप्रभुता हमेशा क्या होती है? अदेय होती है, किसी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। अविभाज्य होती है, वो विभाजित खंडित नहीं होती है। अप्रतिनिधित्व है, संप्रभुता प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती क्योंकि यह सामूहिक रूप से जनता में निवास करती है। असीमित होती है, संप्रभुता असीमित होती है, अर्थात ये किसी से नियंत्रित नहीं होती है। संप्रभुता समस्त कानूनों का स्रोत होती है, अर्थात संप्रभुता द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश कानून होता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जीन जैक्स रूसो ने संप्रभुता के बारे में जो विचार दिए हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो रूसो की जो विचारधारा थी और जो दर्शन था वो मूल रूप से आपका निरंकुश संप्रभुता के ऊपर बल दिया। नेक्स्ट आता है जो रूसो की जो विचारधारा थी वो मूल रूप से उसका जो दर्शन था वो आता सामान्य इच्छा। देखिए, इच्छाएं रूसो ने दो प्रकार की बताई। एक तो बताई थी सामान्य इच्छा और एक बताई थी यथार्थ इच्छा। देखिए, रूसो ने जो सामान्य इच्छा का अर्थ प्रतिपादित किया वो ये कहा कि सामूहिक रूप से जो सर्वोच्च सत्ता स्वीकार करके जो एकात्मक होती है और जो लोगों की इच्छा होती है वो तो क्या होती है? सामान्य इच्छा होती है। अब सामान्य इच्छा के अंतर्गत उसने कहा कि सभी लोगों की इच्छा को महत्व दिया, लेकिन उसने कहा आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा। देखिए, यह है सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा, इसके दो रूप है, एक आदर्श इच्छा, एक यथार्थ इच्छा। देखिए, आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा का अगर अपन अध्ययन करें तो वास्तविक या आदर्श इच्छा विवेकपूर्ण, कल्याणकारी एवं सामाजिक हित पर आधारित होती है, जिसमें मतलब कि स्वार्थ की भावना नहीं होती है। और आदर्श इच्छा जो है व्यक्ति को श्रेष्ठ इच्छा होती है और सबका वो कल्याण चाहती है, वसुदेव कुटुंब की भावना होती है। यथार्थ इच्छा क्या होती है? संकुचित होती है, सीमित होती है, स्वार्थ प्रेरित होती है और वो सभी का कल्याण नहीं करना चाहती, वशीभूत होती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं वो यथार्थ इच्छा होती है। रूसो ने जो सामान्य इच्छा के जो सिद्धांत बताए हैं उसने कहा व्यक्तिगत इच्छाएं सामान्य इच्छा में विलीन हो जाती है। जो जितने भी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं वो सामान्य इच्छा के अंतर्गत विलीन हो जाती है। नंबर 2, सामान्य इच्छा सर्वोच्च संप्रभु है। सामान्य इच्छा जो है वो सर्वोच्च संप्रभु है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। नंबर 3, सामान्य इच्छा क्या है? अविभाज्य, अदेय, स्थायी, निष्पक्ष एवं विवेकपूर्ण होती है। नंबर 4, सामान्य इच्छा में एकता पाई जाती है। नंबर 5, सामान्य इच्छा असीमित होती है। और नंबर 6, व्यक्ति के लिए सामान्य इच्छा के आदेशों का पालन करना
अनिवार्य होता है। तो रूसो ने जो बात कही है वो मूल रूप से एक जो है संप्रभु का आदेश है, वो मानना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रूसो का सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता। देखिए, रूसो के अगर अपन सामाजिक इच्छा के ऊपर अध्ययन करें तो प्राकृतिक अवस्था को आदर्श अवस्था के रूप में उसने स्वीकार किया है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उसके अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था है वो मनुष्य को बर्बर होते हुए भी सभ्य था। वे स्वयं में इतना संतुष्ट था कि उसे न किसी के सहयोग की अपेक्षा थी और न किसी के अहित करने की कामना थी। सुखमय जीवन व्यतीत करता था। आदर्श अवस्था थी, बर्बर अवस्था थी, सुखमय जीवन व्यतीत करता था। उसमें अच्छाई बुराई, पाप पुण्य, ऊंच नीच, गरीब अमीर, यानी कि कहीं पर भी बुराई की भावना नहीं थी। और उसका जो जीवन था वो मतलब नैतिकता से और ज्ञान से शून्य था। यानी कि वह बिल्कुल न परिवार था, न संपत्ति थी, न तेरे मेरे की भावना थी। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन बहुत अधिक सुखमय था। लेकिन हुआ क्या, सेबाई ने क्या कहा है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक पशु था जिसका व्यवहार पूर्ण रूप से स्वाभाविक प्रवृत्तियों द्वारा नियमित होता था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या हुआ कि धीरे धीरे संपत्ति का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, घर्षण हुआ, फिर अग्नि का आविष्कार हुआ। तो रूसो ने कहा धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ने लगी, निजी संपत्ति बढ़ने लगी, तेरे मेरे की भावना आने लगी, तो मानव स्वभाव को क्या हुआ, एक सामाजिक समझौते की आवश्यकता महसूस हुई। और उस आवश्यकता के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि आपकी इच्छा व्यक्त की गई थी कि हमें एक राजा, हमारी जो संपत्ति है, हमारी जो पत्नी है, हमारी जो परिवार है, उनकी रक्षा के लिए हम लोग देखते हैं कि मूल रूप से आप उनका मतलब अवदान करने के लिए जो मूल रूप से उनको आप प्रेरणा प्रदान करें। तो ऐसी स्थिति में रूसो के सामाजिक समझौते का आधार सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा का मतलब वही जो मैंने अभी बताया था, और आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा दो रूप हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त अधिकार किसको, समाज को प्रदान करेगा, और समाज की स्थिति सर्वोच्च हो जाती है। शासक सामान्य इच्छा का अभिकर्ता बन जाता है। नंबर 1, इस समझौते के द्वारा निरंकुश शासक की उत्पत्ति नहीं होती है। समझौता करते हैं लेकिन इससे क्या हुआ, निरंकुश शासक की उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि क्या है, शासक अधिकार संपन्न नहीं होता है तथा सार्वभौम सत्ता जनता के हाथ में होती है। नंबर 3, कानूनों का स्रोत व्यक्ति विशेष की अपेक्षा सामान्य इच्छा होती है। नंबर 4, सामान्य इच्छा के द्वारा लोक कल्याण संभव होता है। नंबर 5, सामान्य इच्छा के क्षेत्राधिकार में प्रत्येक व्यक्ति आता है। और नंबर 6, सामान्य इच्छा का आधार जनता होती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत जो होब्स ने विचारधारा दी है, उसने कहा कि जो सामाजिक समझौता होता है, मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और समझौते की जो बात आती है, उसमें उसने इस बात पर बल दिया है कि समझौता कहीं न कहीं पर जनता के और राजा के बीच में होता है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो राजा है मूल रूप से जनता के लिए बना है। तो जनता के अधिकारों का राजा कभी भी शोषण नहीं कर सकता। और जो लोकतंत्र के अंतर्गत जनता निर्वाचित किसी व्यक्ति को करती है तो वो सामान्य इच्छा का प्रतिपादक करेगा। अगर मान लीजिए समझौते के द्वारा वह जनता अपने हितों की पूर्ति नहीं करती है तो जनता उसे अपदस्थ कर सकती है, हटा सकती है, विद्रोह कर सकती है, क्रांति कर सकती है। तो जो रूसो की जो विचारधारा है, रूसो का जो दर्शन है, मूल रूप से सामाजिक समझौते सिद्धांत पर बल दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में रूसो का जो राज दर्शन है वो मूल रूप से
व्यक्तिवादी, समाजवादी, निरंकुशतावादी एवं लोकतंत्र का समर्थक बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में रूसो का जो प्रभाव पड़ा, मूल रूप से राजतंत्र पर प्रबल प्रहार किया और लोकप्रिय संप्रभुता के ऊपर बल दिया। रूसो ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा बुलंद किया, क्योंकि फ्रांस उस समय, फ्रांस के अंतर्गत क्या है, क्रांति प्रचलित थी और इस क्रांति के कारण लोकप्रिय सरकार के नारे गूंज रहे थे। तो रूसो ने लोकप्रिय सरकार के ऊपर बल दिया। रूसो ने राज्य की जनता के अंतर्गत जो संप्रभुता है, वो जनता के अंतर्गत निवास की जनप्रिय इच्छा के ऊपर बल दिया। रूसो ऐसा व्यक्ति था जो राज्य और सरकार में अंतर स्पष्ट किया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं रूसो की विचारधारा का महत्व बना हुआ है। रूसो ने राष्ट्रवादी नहीं होते हुए भी राष्ट्रवाद को प्रेरणा प्रदान की। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो रूसो की विचारधारा थी वो मूल रूप से एक लोकतंत्रीय, एक जनतंत्रीय विचारधारा पर आधारित विचारधारा थी और इसी कारण हॉब्स, लॉक, रूसो की विचारधारा का महत्व बना हुआ है। थैंक यू।